नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों, भारत में सरकार बनाने के लिए लोकसभा के जो टोटल सीट है 543, उसमें से 272 सीट लाने होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को 272 का जो मेजॉरिटी मार्क होता है वो नहीं मिल पाया है। इस अवस्था में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी के द्वारा लीड किया जाता है, इनको कह लीजिए कि एक गठबंधन सरकार के रूप में भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसमें से कौन कौन मुख्य पार्टी होंगे दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पे है ना प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जो कह लीजिए कि एक तरीके से जो पार्टी है बीजेपी, उनको इस लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिला है दोस्तों, तो 240 मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये 272 का मार्क नहीं रीच कर पाए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर जो पिछले हम दो चुनाव की बात करें, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, तो दोनों में यहाँ पे जो बीजेपी है वो अकेले अपने दम पे मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर पाई थी। लेकिन इस वर्ष यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन जो दो और यहाँ पे अलग अलग पार्टी है जो कि एनडीए के गठबंधन के अंदर अलायंस के रूप में यहाँ पे है, वो कह लीजिए एक तरीके से किंग मेकर के रूप में उभर कर यहाँ पे आए हैं, है ना। उसमें से जो यहाँ पे ये है टीडीपी लीडर, है ना, इनको आप पहचानते होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर है चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ पे जदयू, है ना, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के जो यहाँ पे लीडर है नीतीश कुमार। तो यहाँ पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, है ना, ये दोनों मिलकर यहाँ पे, है ना, एनडीए को सपोर्ट करेंगे एक तरीके से, और तभी यहाँ पे एनडीए का सरकार बन पाएगा। और आपको बता दें यहाँ पे कि कल ही के दिन राष्ट्रपति के सामने, है ना, इन्होंने अपना मेजोरिटी को डिक्लेयर भी कर दिया, जिसमें से एनडीए का टोटल 303 से प्लस सीट यहाँ पे अब जा रहा है। तो कह लीजिए कि सरकार तो बन पाएगी, लेकिन ये कह लीजिए एक तरीके से गठबंधन का सरकार होगा, किसी एक पार्टी को यहाँ पे नहीं मिल पाया। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि जब कभी भी भारत में गठबंधन का सरकार बनता है तो कितनी सारे परेशानियां सामने निकल कर आती है, चाहे वो लोकसभा में किसी बिल को पास कराना हो या फिर कह लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर मसले पे सरकार को डिसीजन लेना हो यहाँ पे, है ना। और साथ में यहाँ पे जो ये गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये जो टीडीपी है और साथ में जो जदयू है, इनके भी काफी सारे डिमांड यहाँ पे सामने निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर जो इनका डिमांड नहीं पूरा किया जाएगा तो ये अपना समर्थन खींच लेंगे, और अगर जो ये दोनों अपना समर्थन खींच लेते हैं दोस्तों, तो कह लीजिए कि यहाँ पे एनडीए अपना जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकती है और इनका सरकार गिर सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि 240 सीटों इनको मिला है और टीडीपी को कितना सीट मिला है, 16 सीट। और अगर जो हम बात करें जदयू को, तो इनको कितना मिला है, 12 सीट। तो आप देख सकते हैं 16 + 12 28 सीटें हो जाती हैं, जो कि काफी बड़ा यहाँ पे नंबर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बीजेपी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी, है ना, कि इनके डिमांड को ठुकरा दिया जाए, है ना, तो इनको मानना ही पड़ेगा। और ये दोनों स्टेट, है ना, आपको बता दें ये जो टीडीपी के लीडर है चंद्रबाबू नायडू, ये फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री है ना, ये जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो बिहार के यहाँ पे। और ये दोनों स्टेट के द्वारा एक लंबे समय से, है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिसको SCS कहा जाता है, इसकी मांग ये दोनों स्टेट के द्वारा उठाया जा रहा था, क्योंकि इन दोनों स्टेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। वो हम देखेंगे आगे आगे के यहाँ पे, है ना, कि आखिरकार ये स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस होता है ये आखिरकार होता भी क्या है, इसकी शुरुआत कब यहाँ पे की गई थी यहाँ पे। और साथ में ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता है तो वो कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करता है ग्रांट करते वक्त यहाँ पे, है ना। तो बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में जानने के लिए यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अगर जो हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो वो फिलहाल भारत में 11 ऐसे स्टेट है जिसको मिला हुआ है दोस्तों, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं बाकायदा, है ना, कि बिहार आंध्र प्रदेश डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है ना। तो ये दोनों जो राज्य है एक लंबे समय से यहाँ पे मांगे कर रही थी, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी इन दोनों सरकारों के द्वारा दोस्तों। जब यूपीए का गवर्नमेंट था यहाँ पे, है ना, जब कह लीजिए कि 2014 से पहले यूपीए का गवर्नमेंट था, वो भी एक गठबंधन का सरकार था दोस्तों। और उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलता था, है ना। जो भी आप गठबंधन के अंदर जिस भी पार्टी को लेकर आते हो तो उनका डिमांड आपको मानना ही पड़ेगा, अगर जो आपको सरकार बनाए रखना है तो यहाँ पे। तो इस बार यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे राज्य के लीडर है, इनका कह लीजिए कि पूरा भरपूर मौका है, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से किंग मेकर के रूप में उभर कर यहाँ पे सामने आया है। और आप पॉलिटिकल गलियारों में, है ना, राजनीतिक गलियारों में इन दोनों का आजकल काफी ज्यादा चर्चा बना हुआ है। एक समय यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑल आइज ऑन रफा करके बात हो रहा था यहाँ पे, है ना, जब इस तरीके से इजराइल ने वहाँ पे स्ट्राइक करना था। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जब से ये रिजल्ट आया है दोस्तों यहाँ पे, है ना, एग्जिट पोल तो बाकायदा फेल हो गया पूरी तरह से यहाँ पे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसमें साफ साफ
आप यहाँ पे जब जैसे ही पता चला कि ये दोनों यहाँ पे किसी एक पार्टी को नहीं मेजोरिटी मिला है और इन दोनों सरकार बना सकते हैं या गिरा सकते हैं, अगर जो ये लोग चले जाते हैं इंडिया के साथ तो इंडिया की सरकार बन जाएगी, अगर जो बीजेपी के साथ आते हैं यानी कि एनडीए के साथ आते हैं तो एनडीए की सरकार बन जाएगी यहाँ पे। यानी कि इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया, इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑल आइज ऑन चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी के लीडर और साथ में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लीडर यहाँ पे, है ना। तो आखिरकार इन दोनों स्टेट का जो मांग रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन आप उससे पहले बाकायदा यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये तमाम स्टेट है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, है ना। जिसमें से ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ पे 8 स्टेट आ जाते हैं ना, इनको मिला हुआ है, साथ में उत्तराखंड को मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है और जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, नागालैंड वगैरह, ये सारे स्टेट को यहाँ पे मिला हुआ है। तो लगभग 11 स्टेट को यहाँ पे मिला हुआ है। इसका अगर जो हम देखें कि कब से शुरुआत किया गया था तो 1969 में किया गया था, जब, है ना, 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था तब यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आखिरकार होता क्या है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड टू सम स्टेट, है ना। ये कुछ स्टेट को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ग्रांट किया जाता है, किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट में डेवलपमेंट किया जा सके। किस स्टेट में दोस्तों, जिस स्टेट को यहाँ पे जियोग्राफिकली और सोशियो इकोनॉमिकली यहाँ पे डिसएडवांटेज पहुंचा है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर जो हम उत्तराखंड की बात करें यहाँ पे, है ना, तो पता होगा कि आपको जो उत्तराखंड है वो इकोलॉजिकली, अगर जो हम इन्वायरमेंटली तरीके से देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक, है ना, कह लीजिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट रखता है अपने पास, है ना। चाहे वो आप देखोगे कि लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं या फिर जो यहाँ पे जंगल है काफ़ी ज़्यादा भरे हैं, तो अगर जो वहाँ की सरकार कहती है ना, कि हम भी महाराष्ट्र की तरह, हम भी यहाँ पे कह लीजिए कि तमिलनाडु और केरला की तरह अपने सारे जो जंगल यहाँ पे है उसको अगर जो हम काट देते हैं और हम भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इससे आप प्रॉब्लम समझ सकते हो यहाँ पे कि लैंडस्लाइड का खतरा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऐसे अवस्था में अगर जो इन राज्यों को ऐसा कदम उठाने से रोकना है तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे इनको मदद किया जाएगा, कुछ यहाँ पे स्पेशल एडवांटेज दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जो स्कीमें होती है, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती है ना, वो कह लीजिए कि अलग अलग राज्य में चलाया जाता है। लेकिन जिस स्टेट को कह लीजिए कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उस स्टेट में लाया जाता है, तो उसमें 60% केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है और 40% उस स्टेट के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है किसी राज्य को, तो वहां पे अगर जो कोई सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड किसी स्कीम को लेकर आया जाता है, तो उसमें 90% जो पैसा है वो यहाँ पे केंद्र सरकार देती है और केवल 10% जो पैसा है वहाँ की स्टेट सरकार को देना पड़ता है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे यहाँ पे एरिया है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अलग अलग तरीके से मदद करती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों राज्यों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहा है। तो आपने जाना यहाँ पे, है ना, कि जिनको जियोग्राफिकली और सोशियो इकोनॉमिकली अगर जो घाटा हुआ है तो उस अवस्था में ये दिया जाता है। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया था, तो क्या फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पे कि उत्तराखंड को मिला हुआ है, तो क्यों मिला हुआ है, क्योंकि अगर जो उनको नहीं दिया जाएगा तो भी अपना डेवलपमेंट करना चाहेंगे। वहाँ की भी सरकार कह सकती है कि हमारे भी स्टेट के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है हम लोगों का बढ़ाना चाहते हैं, हमारे स्टेट के लोग क्यों गरीब रहे, तो हम अपने जंगल को काट देंगे। लेकिन जंगल को काटेंगे तो ना केवल उत्तराखंड को नुकसान होगा, बल्कि यहाँ पे भारत का जो पूरा इकोलॉजी है उसको नुकसान होगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसा अवस्था ना बन पाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे और कई तरीके की सुविधाएं यहाँ पे देना पड़ता है। अगर जो हम ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आप जान सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर जो इकोलॉजी है, जो वहाँ पर इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो है, वातावरण है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ना। तो ऐसा अवस्था में वहाँ पर भी हमको स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह ये सबको भी यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों। तो आपने जाना कि टोटल 11 स्टेट को मिला हुआ है। फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो कि पूरा बॉर्डर रीजन पड़ता है चाइना के साथ। अगर जो इसको नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाए चाइना की ओर यहाँ पे, इसलिए इनको देना ही पड़ेगा। असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, है ना। तो इन सबको, इन 11 राज्यों को यहाँ पे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। इसकी अगर जो हम शुरुआत की बात करें इस स्कीम का यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो कब किया गया था, 1969 में, है ना। किसके द्वारा, तो जो 5th फाइनेंस कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के बाद ही यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल के बाद यहाँ पे इस कमीशन का कह लीजिए कि यहाँ पे बैठाया जाता है, ताकि इनके द्वारा रिकमेंडेशन लिया जा सके
किनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पूरा पैसा है ना टैक्स के रूप में या अलग अलग तरीके से जो कलेक्ट हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अलग अलग एरिया में खर्च करेगी, स्टेट को कितना देगी वगैरह, ये सब का जो एक तरीके से दिशा निर्देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो किन से लेती है, तो फाइनेंस कमीशन से लेती है। और ये हर एक 5 साल में कह लीजिए कि है ना एक फाइनेंस कमीशन बनता है दोस्तों यहाँ पे। तो जो 5वां फाइनेंस कमीशन था 1969 का, उनके द्वारा यहाँ पे इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जैसा भी कुछ होना चाहिए, ताकि जिन राज्यों को सोशियो इकोनॉमिकली यहाँ पे घाटा हुआ है या फिर जियोग्राफिकली नुकसान हुआ है, उनको यहाँ पे कुछ फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट किया जा सके दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार का। मैं भी बिहार से हूँ, इसलिए है ना आपको बता दें कि बिहार के अंदर टोटल यहाँ पे लगभग है ना 3 करोड़ फैमिली है, जिसमें से आपको बता दें कि 97 लाख ऐसी फैमिली है जिनका मंथली इनकम 6,000 रुपया से कम है। इस महंगाई में 6,000 रुपया मंथली इनकम होना कह लीजिए कि कितना ज़्यादा है ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे है ना बच्चों का फ़ी हो या फिर कह लीजिए कि दवाई वगैरह हो और तरीके के ट्रांसपोर्ट के खर्चे, यहाँ पे बीज वगैरह है ना किसानी खेती करना वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है ना। इतनी महंगाई में 6,000 रुपये से क्या ही होगा यहाँ पे, है ना। तो बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि गरीबी है, काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट बिहार रहा है। अगर जो हिस्टोरिकली बात करें तो बिहार है ना अपने एक समय पे पूरे भारत में सबसे टॉप पे हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम वगैरह यहाँ पे है ना मगध एम्पायर का आपने नाम सुना होगा इस तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 28 स्टेट्स में सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स कौन है दोस्तों, तो बिहार है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईएएस वगैरह दिया जाता है यहाँ पे। और इस बार भी आप देख रहे हो कि सेंटर गवर्नमेंट के अंदर है ना ये जो सरकार बनाई जा रही है वो यहाँ पे बिहार के सहायता के बगैर नहीं बनाई जा सकती है। अगर जो नीतीश कुमार अपना समर्थन खींच लेते हैं यहाँ पे, तो कह लीजिए कि यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट का सरकार नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो मेजोरिटी को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो कह लीजिए कि यहाँ पे इस बार पूरा मौका मिल पाया है यहाँ पे कि अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को दिया जाए। तो आपने जाना यहाँ पे बिहार के ये जो कंडीशन, लेकिन बिहार का ऐसा स्थिति हुआ कैसे है तो आपको पता होगा यहाँ पे, है ना, कि बिहार पहले किसका हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, तो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, है ना। उसके बाद फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, है ना, यहाँ तक सही था। लेकिन जब बिहार से कह लीजिए कि झारखंड को अलग किया गया 1999 में, है ना, 1999 में नहीं 2000 में, 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तो बहुत सारा ऐसा जो यहाँ पे माइनिंग फील्ड था, है ना, यहाँ पे जो कोयले का भंडार था वगैरह इस तरीके से स्टील प्लांट वगैरह थे, वो सब के सब कहाँ चले गए, तो झारखंड में चला गया यहाँ पे, है ना। इसलिए आप जानोगे यहाँ पे कि झारखंड आज बिहार से ज़्यादा डेवलप है, जबकि वो बिहार से ही अलग हुआ था। तो बहुत सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे यहाँ पे वो बिहार से अलग होकर झारखंड में चला गया, तो बिहार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। इसीलिए बिहार का लगातार ये मांग यहाँ पे आते रहा है कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अदरवाइज यहाँ पे हर साल यहाँ पे जो मजदूर है वो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाएंगे और वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके से परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। अगर जो दूसरा स्टेट की बात करें यहाँ पे, है ना, जिनका लीडर यहाँ पे एक बार कह लीजिए कि एनडीए के साथ है ना सरकार बनाने जा रहे हैं, वो है यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, है ना, जो टीडीपी के लीडर है। और साथ में यहाँ पे ये कह लीजिए पिछले 5 वर्षों से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, है ना। पहला आपको बता दें यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश के साथ एक और स्टेट हुआ करता था, है ना, जो तेलंगाना है। लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया यहाँ पे और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। और तेलंगाना के अंदर एक कह लीजिए कि फाइनेंस सिटी चला गया हैदराबाद, है ना, जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। उस पर्टिकुलर सिटी के द्वारा बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से कह लीजिए कि रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था। लेकिन वो चूंकि पर्टिकुलर जो सिटी है हैदराबाद, वो आंध्र प्रदेश से निकलकर कहाँ चला गया दोस्तों, तो वो चला गया तेलंगाना के अंदर। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार की लगातार ये मांग रही है कि हमारा सारा रेवेन्यू तो खत्म हो गया, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर चला गया। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर जो हम पॉपुलेशन की बात करें, जब ये 2 स्टेट को बनाया गया यहाँ पे, है ना, आंध्र प्रदेश एक पूरा स्टेट हुआ करता था बाकायदा, तो आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना पूरा पहले एक ही स्टेट हुआ करता था और ये आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब से यहाँ पे 2014 के अंदर, है ना, इसको कह लीजिए कि डिवाइड किया गया, बाइफरकेट किया गया, 2 भागों में बांटा गया और इस वाले हिस्से को आंध्र प्रदेश बोला गया और इसको तेलंगाना बोला गया। तो यहाँ पे एक सिटी आता है जो वो हैदराबाद है, तो किसके पास चला गया, तेलंगाना के पास चला गया। और अगर जो हम बात करें पॉपुलेशन का, तो है ना पूरे स्टेट का पॉपुलेशन का 59% वो किसके पास आया, आंध्र प्रदेश के पास आया। लेकिन अगर जो रेवेन्यू की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 47%
ही आ पाया, है ना। तो एक कह सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हुआ। अगर जो पॉपुलेशन 59% आंध्र प्रदेश के पास आया है तो रेवेन्यू भी 59% आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो किसके वजह से? तो हैदराबाद की वजह से यहाँ पे। इसीलिए आंध्र प्रदेश सरकार की भी लगातार मांग रही है यहाँ पे इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। अदरवाइज दिन पर दिन यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वो भी यहाँ पे, है ना, गरीबी के गर्त में यहाँ पे गिरता चला जाएगा। तो ये मांगे यहाँ पे रही है। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं। आपने ये जान लिया कि ये जो स्पेशल कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में किया गया था और किस फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कमीशन ग्रांट करती है, एक तरीके से स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है वो यहाँ पे देने जाती है। तो जो पहला है वो हिली और डिफिकल्ट टेरेन, है ना, उनका जो ज्योग्राफिकल जो एक तरीके से एरिया है, अगर जो वो हिली है, पहाड़ी इलाका वगैरह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ पे हो गया, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है, तो ये सब इस ध्यान में रखा जाता है कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज कैसे हैं। दूसरा जो ध्यान में रखा जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते वक्त, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बस 13 लोग ही यहाँ पे रहते हैं। दूसरा जो है साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, क्या उस पर्टिकुलर स्टेट में जो आदिवासी लोगों की संख्या है वो कम है या फिर ज़्यादा है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये हो गया दूसरा फैक्टर जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंसीडर करेगी कि किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है कि नहीं देना है। जो तीसरा यहाँ पे आता है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर। जैसे कि हमने बात किया अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे, कि अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ साझा होता रहा। हाल के दिनों में आपने न्यूज में सुना भी होगा कि बहुत सारा जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का वो चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो अगर जो कोई सेंसिटिव एरिया हो जाता है ना, जैसे कि एलएसी हो गया, एलओसी वगैरह हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे में सरकार वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे के रखती है। यानी कि बहुत सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में खर्च करती है दोस्तों, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि इंटरनेशनल बॉर्डर अगर जो कोई स्टेट साझा करता है किसी दूसरे देश के साथ, तो वहाँ पे उस स्टेट को ये दिया जाता है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, तो ये केस आप देख सकते हो उत्तराखंड के केस में कि लगातार लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे आते जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो इकोलॉजिकली है, फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया यहाँ पे आता है ना, कि थोड़ा सा बारिश हो गया तो कह लीजिए कि पूरा का पूरा वहाँ पे, है ना, चट्टानें गिर जाती है वगैरह, बहुत सारे घरों का नुकसान होता है। तो ऐसे एरिया में यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार एक स्पेशल स्टेटस देती है उस पर्टिकुलर स्टेट को। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, है ना, एक और यहाँ पे आता है कि नेचर को लेकर यहाँ पे। तो ये 5 पर्टिकुलर फैक्टर है जिसको केंद्र सरकार ध्यान में रखती है जब वो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है। टोटल कितने को मिला हुआ है? तो ये 11 स्टेट को मिला हुआ है यहाँ पे, है ना। और जो ये दोनों स्टेट के बारे में आपने जान लिया कि बिहार का लगातार ये क्यों मांग रहा है कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, है ना। तो आपने जाना कि टोटल 3 करोड़ परिवार में से जो 97 लाख ऐसी फैमिली है जिनका मंथली जो यहाँ पे इनकम है वो महज 6,000 रुपया है, जिससे कुछ होना जाना नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है, अब ये जिस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है ना, उस स्टेट में जब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके जाया जाता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना % पैसा खर्च करती है? 90%, और उस पर्टिकुलर स्टेट को सिर्फ 10% खर्च करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्पॉन्सर्ड स्कीम गया है किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, वहाँ पे ये स्प्लिट होता है 60 और 40 में, है ना, कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। तो ये यहाँ पे हो गया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अराउंड ये क्या क्या चीज़ें होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर जो हम पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो बात करें इंडिया के अंदर, तो इसमें बिहार आप देख सकते हो कि सबसे टॉप पे आता है, सबसे पुअरेस्ट, सबसे इलिटरेट बिहार ही रह गया। इसका डेवलपमेंट बिल्कुल 0 के बराबर यहाँ पे हुआ है। इसीलिए यहाँ पे अब मौका मिला है नीतीश कुमार को यहाँ पे कि वो, है ना, कह लीजिए कि बीजेपी से ये मांग कर सकते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सके यहाँ पे, और अब एनडीए को ये मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज कह लीजिए कि सरकार गिर सकती है यहाँ पे अगर जो समर्थन खींच लेते हैं तो यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना, अगर जो आप देख सकते हो, है ना, इंडियाज पोरेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे विथ 33.76% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन बीइंग मल्टी डायमेंशनल पुअर, है ना, कि बिहार के टोटल 33% ऐसे पॉपुलेशन यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनली अलग अलग, है ना, नज़रिए से यहाँ पे वो एक तरीके से पुअर यहाँ पे सामने निकल कर आते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बिहार का जो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2022 और 2023 के लिए यहाँ पे वो महज कितना रुपया रहा था? तो 31,280 रुपया रहा था, और ये
भारत का सबसे लोएस्ट यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का कहना है इस पर कि टोटल है ना 2,50,000 करोड़ यहाँ पे खर्च आएगा जब यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को दिया जाएगा। और इसको लेकर ये लगातार यहाँ पे मांग उठाते रहे हैं ना, 2012 में भी उठाया, 2023 में तो बाकायदा यहाँ पे एक तरीके से रिजोल्यूशन ही पास कर दिया गया था। आप देख सकते हैं, आफ्टर द बिहार कैबिनेट रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन 2023, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार said in a letter, today in the cabinet meeting a proposal has been passed to the request of the central government to give a special category status to बिहार। यहाँ पे है ना, उन्होंने एक रिजोल्यूशन बाकायदा पास किया था 2023 के अंदर, ताकि यहाँ पे बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सके। यहाँ पे है ना, आपको बता दें कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है वो 14th फाइनेंस कमीशन के बाद इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जैसे ही ये दोनों स्टेट का मांगे, यहाँ पे सबसे पहले यही रखा गया है कि अगर जो आप हमारे साथ सरकार बनाना चाहते हो तो आपको है ना ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे तो आपने जाना कि आंध्र प्रदेश के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब वो तेलंगाना में डिवाइड हुआ था। कब ऐसा हुआ था दोस्तों? तो 20 फरवरी 2014 के दिन यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा को आंध्र प्रदेश बोला गया और एक हिस्सा को तेलंगाना बोला गया। और जो ये हैदराबाद शहर है वो तेलंगाना के अंदर चला गया और हैदराबाद से ही जो पूरा रेवेन्यू होता था वो आता था। इसीलिए जो आंध्र प्रदेश है उसको बहुत ज़्यादा का नुकसान होता है, इसीलिए यहाँ पे ये मांगे रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों स्टेट को यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए? और क्या अगर जो यहाँ पे एनडीए है वो इन दोनों राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देती है और एक बार फिर से ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को शुरुआत कर दिया जाता है, तो इन दोनों स्टेट के अलावा कोई और भी स्टेट यहाँ पे इस तरीके से मांगे अपने रख सकती है? तो इस पर सरकार किस तरीके से हैंडल करेगी? आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।